हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एडू फार्मा। आज हम डीएसटी सर्व के एक नए प्रपोजल एनपीडीएफ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम डीएसटी सर्व ऑनलाइन ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखिए अनाउंसमेंट में जाइए। अनाउंसमेंट में हम अपकमिंग में जाएंगे तो यहाँ हमको दिख रहा है नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जिसको एनपीडीएफ बोला जाता है। ये 2 मई को स्टार्ट हो रहा है या ओपन हो रहा है और 1 जून तक इसकी डेट है। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो ये बेसिकली मोटिवेट करने के लिए है यंग रिसर्चर्स को, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रांट देने के लिए, जिससे कि वो रिसर्च उनका स्मूथली हो और पैसों की वजह से उनका रिसर्च ना रुके। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक मेंटर चाहिए, यानी एक सुपरवाइजर चाहिए, और उन मेंटर या सुपरवाइजर के अंडर में आपको वर्क करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, आपके पास पीएचडी, एमडी, एमएस की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, और अगर आपने पीएचडी और या एमडी, एमएस की थीसिस भी सबमिट कर दी है और आप अभी अवेट कर रहे हैं तो भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट इसकी वैसे तो 35 इयर्स है, लेकिन 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज्ड एंड विमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपकी एज 35 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज या विमेन कैंडिडेट है तो आप 40 इयर्स तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपने टेन्योर में या कैरियर में सिर्फ एक बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो मेंटर या आपके सुपरवाइजर होंगे या इन्वेस्टिगेटर मेन जो होंगे वो क्या होंगे? वो रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन होनी चाहिए उनकी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में इंडिया में, और उनको उनके पास पीएचडी की डिग्री होनी जरूरी है। यहाँ पर एक चीज और होता है, आपने जिस गाइड के अंडर में पीएचडी की है आप सेम गाइड के अंडर में एनपीडीएफ नहीं कर सकते हैं। और एट ए टाइम एक मेंटर जो है वो 2 से ज्यादा सर्व एनपीडीएफ फेलोज को एट ए टाइम नहीं ले सकते हैं। ओके, और एक बार जब ये ओपन होता है कैलेंडर के वंस, आप सिर्फ इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट क्या है? तो अगर हम इसका देखें, ये फेलोशिप सिर्फ इंडिया के लिए है, यहाँ के रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या लैबोरेटरीज के लिए है, और जो होस्ट इंस्टीट्यूट होगा वो नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। ओके, तो यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पीएचडी के आपके गाइड को गाइड थे उनके अंडर में आप ये नहीं कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि सेम डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट जहां पर कि आपने पीएचडी की है या एमएस, एमडी की डिग्री जहां से ली है आपने, वो वाले इंस्टीट्यूट को छोड़ के आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके दूसरे गाइड के अंडर में एनपीडीएफ करना होता है। तो फेलोशिप जो है ये 2 इयर्स के लिए होती है, टेम्परेरी असाइनमेंट है ये। और इसमें ग्रांट्स कितनी मिलती हैं? तो इसमें एज अ फेलोशिप ₹55,000 पर मंथ मिलती है कंसोलिडेटेड, एंड ₹35,000 पर मंथ फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड द थीसिस बट डिग्री इज नॉट अवॉर्डेड। और अगर हम रिसर्च ग्रांट की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख जो है पर एनम आपको रिसर्च ग्रांट मिलती है, और ओवरहेड जो है वो 1 लाख पर एनम आपको मिलता है। दिस इज पर एनम। अब रिसर्च ग्रांट जो है वो आप किन किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? आप माइनर इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स यानी आपके केमिकल्स हो गए, कुछ रिएजेंट्स हैं, ग्लासवेयर हैं, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। कंटिजेंसीज यानी आप इसमें स्टेशनरी, फोटो कॉपी वो सब लिस्ट करवा सकते हैं। फिर आप अगर डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं आपको किसी अपने वर्क से रिलेटेड, तो उसके लिए आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर किसी भी तरीके की क्या बोल रहा है, कोई प्रोविजन नहीं है फॉर प्रोवाइडिंग रिसर्च पर्सनल सपोर्ट अंडर दिस स्कीम। एंड इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो इस पैसे को इनको उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने इसमें लिया हुआ है, और इसी टेन्योर यानी 2 साल के प्रोजेक्ट के बीच में आपको ये पैसों को कंज्यूम कर लेना है। और इस ड्यूरेशन में फिर जो फेलो होंगे वो कोई और फेलोशिप जो है गवर्नमेंट से नहीं ले पाएंगे। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सर्व है उनसे इनको कंसेंट लेना होगा। अगर मान लीजिए आपको कुछ और वर्क के लिए कहीं और जाना है, शिफ्ट होना है, तो आपको वहां पर अगर आपको कहीं और वर्क करना है कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड मोर देन 8 वीक्स, तो फिर आपको वहां पर सर्व से कंसेंट लेनी होगी, तभी आप वहां पर
अपने इंस्टीट्यूट से कहीं भी बाहर जाकर के वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क के लिए ही परमिशन दी जाएगी। फिर आते हैं सिलेक्शन एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया अनाउंसमेंट, तो उसी तरीके से एप्लीकेशंस के अनाउंसमेंट आते हैं इनकी वेबसाइट में, serveonline.in है या फिर www.serve.gov.in में आप जाइए, वहां पर आपको ये अनाउंसमेंट या एप्लीकेशंस की दिख जाती हैं। ओके, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और उसको थ्रू ऑनलाइन मोड ही सबमिट करना है। उसके लिए आपको serveonline.in में जाना होगा, जहां से अभी हम लोग ये प्रपोजल के डिटेल्स देख रहे हैं। फिर आपको इसके पहले ही एक जो मेंटोर है उनसे बात कर लेनी है, उनसे आपको एक रिकमेंडेशन लेटर भी लेना होगा और उनसे कंसेंट लेना होगा कि वो आपको आपके प्रपोजल को एग्री कर रहे हैं और साथ ही साथ वो आपको मेंटरशिप देने के लिए रेडी है। और ये जो सिलेक्शन होगा ये एक एक्सपर्ट कमेटी होगी जो कि डीएसटी सर्व की होगी, उनके रिकमेंडेशन से ही आपको ये फेलोशिप जो है वो मिलेगी और हो सकता है कि एप्लीकेंट्स को वो इंटरव्यू के लिए भी कॉल करें। अब बात करते हैं कि इसको कैसे हमको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट को रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन वेबसाइट में जाके। फिर जैसे कि हम सभी प्रपोजल्स में बताते हैं कि आपको अपना प्रोफाइल डिटेल बनाना है और अपना बायोडाटा बना के उसमें इसको अपलोड करना है। उसमें आपकी फोटो लगेगी, इंस्टीट्यूट का एड्रेस लगेगा और आपका पूरा डिटेल लगेगा। ठीक है, सिमिलरली जो आपके मेंटोर या गाइड है उनका भी उसी तरीके से डिटेल बनना है और उनको भी सेपरेटली आपको रजिस्टर करवाना है। उनका प्रोफाइल भी रजिस्टर होना चाहिए और उसमें भी सेम वही बायोडाटा, फोटो और इंस्टीट्यूट एड्रेस लगेगा। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट की। तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसका टाइटल होगा मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स, प्रोजेक्ट समरी है मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर्स, कीवर्ड मैक्सिमम 6, ऑब्जेक्टिव्स हैं अप टू 1500 कैरेक्टर्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड आउटकम है मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर्स। और ये सबको आपको प्रिपेयर करके आपको सबमिट करना होगा जब आप प्रपोजल्स को सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क मेथोडोलॉजी और रिसर्च प्लान है वो एक सिंगल पीडीएफ फाइल में आपको प्रिपेयर करना है, नॉट मोर देन 3 पेजेस। उसकी 10 MB से ज्यादा की उसकी साइज नहीं होना चाहिए। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप सर्व की जो NPDF वाली गाइडलाइंस है और डिटेल में दी हुई है उसको आप जा करके देख सकते हैं। इसको अभी हम आगे आपको दिखाते भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि आपके जो मेंटोर है वो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने जरूरी है। अब बात करते हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की साथ में जरूरत पड़ेगी। तो आपको बायोडेटा चाहिए होगा, उसका यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट। एज प्रूफ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, देन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए 5 years का तो ये जरूरी है, और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय द एप्लीकेंट, देन एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंटोर एंड होस्ट इंस्टीट्यूट। फिर शॉर्ट सीवी चाहिए मेंटोर का। फिर आपको ये सीवी का एक टेम्पलेट दिया हुआ है, प्लेगैरिज्म अंडरटेकिंग का भी टेम्पलेट दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि किन कंडीशंस में फेलोशिप को टर्मिनेट कर सकती है डीएसटी। अगर मान लो कोई स्टूडेंट फेलो खुद चाहता है कि हमको आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो वो सबको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा थ्रू मेंटोर एंड होस्ट इंस्टीट्यूट इमीडिएटली। और ऐसी कंडीशन में फिर जब इंफॉर्मेशन चली जाएगी उसके बाद इनको कोई भी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस करना अलाउड नहीं होगा उस फंड से जो फंड उनको मिली है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर फिर एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंस्टीट्यूट की कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय तक के वो सबमिट करे प्रॉपरली। ठीक है, और अगर सर्व को अगर ऐसा लगता है कि उनका जो प्रोग्रेस है फेलो का वो बराबर नहीं है, वो एज पर नॉर्म्स नहीं है और वो मिसयूज हो रहा है उनके ग्रांट का, तो वो भी कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं फेलो को, मतलब फेलोशिप को उस समय रोक सकते हैं। फिर आता है लीव। तो जो सर्व की जो एनपीडीएफ्स हैं, जो भी होस्ट इंस्टीट्यूट के जो रूल की जो लीव की जो रूल्स होंगे, पॉलिसीज होंगे, वो उनको फॉलो करने होंगे। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये है कि साइंटिफिक वर्कशॉप्स अगर अटेंड करते हैं इंडिया में अब्रॉड में फेलो, तो वो उनको ऑन ड्यूटी काउंट किया जाएगा। मैटरनिटी लीव अगर किसी स्कॉलर को लेनी है तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है अकॉर्डिंगली स्कॉलर को मिलेगा, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स को। तो ये तो हुआ इम्पोर्टेंट। अब हम फटाफट से ये जो टेम्पलेट्स हैं इनको भी हम डाउनलोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एआई का
तो ये पीआई का बायोडेटा है। तो ये जैसे हमने पहले भी देखा है कि नेम है, फुल एड्रेस है, ईमेल, इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, कैटेगरी, वेदर डिफरेंटली डिसेबल्ड, देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, पीएचडी थीसिस टाइटल है। ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पहले भी सीआरजी के टाइम पर देखा था। ये इनका कॉमन फॉर्मेट है, इसको आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आता है, ये हम डाउनलोड करते हैं अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय द एप्लीकेंट। तो इसमें उनको क्या अंडरटेक करना है कि उनको नाम लिखना है, सन, डॉटर या वाइफ ऑफ श्री, फिर रेसिडेंट ऑफ द, एग्री टू अंडरटेक द फॉलोइंग इफ आई एम ऑफर्ड द सर्व एंड पीडीएफ। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली उनको ये एक अंडरटेकिंग देना है फेलो को कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, पूरा वो फुल टाइम रिसर्च करेंगे, और 2 कॉपीज ऑफ कंसोलिडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे एंड में, और वो किसी भी तरीके का मिसयूज नहीं करेंगे, और एक्सपायर होने के बाद कुछ और वो रेगुलर या परमानेंट पोस्ट को क्लेम नहीं करेंगे डीएसटी से। तो इस तरीके का एक ये अंडरटेकिंग है, ये देना होता है। फिर हम वापस आते हैं, एंडोर्समेंट हेड का कैसे है। ये भी वैसे ही है जैसे हमने पहले देखा था कि एक ये सर्टिफिकेट है जिसमें कि पहले मेंटोर साइन करेंगे और फिर जो हेड है यानी कि आइदर रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट वो साइन करेंगे, सील करेंगे। और बेसिकली इसमें वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो फेलो जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करे, पैसे को फुल उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करे जिस पर्पस से उसको दिया गया है, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट जो है जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सब प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो अकाउंट सेटलिंग है, सारी डिटेल्स जो है वो सब कुछ सबमिट करेंगे। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं कंप्लीट गाइडलाइन फॉर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर सर्व ऑनलाइन। ये देखिए, अब इसमें हमको क्या देखना है कि यहाँ पर आप देखिए serveonline.in में जाएंगे, वहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड से अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ आपको साइन इन करना है, नहीं तो न्यू यूजर जाके आपको रजिस्टर करना है, और इस तरीके से आपका ये जो है ये लॉगिन आईडी जनरेट हो जाता है। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके आप अपना रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। ओके, तो ये है स्टार्टिंग। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं एनपीडीएफ का डिटेल। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको जब प्रपोजल सबमिट करना है तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड में आएगा प्रपोजल सबमिशन का, और यहाँ पर आपको स्कीम लिखनी है। तो स्कीम में आप क्या लिखेंगे, नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एनपीडीएफ। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आएगा स्टार्ट सबमिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स डालनी है, तो आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एड्रेस, पूरा ये डिटेल यहाँ पर डाल देना है। ओके, फिर सेकंड नंबर पर आएगा डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब आपके पास कौन सी डिग्री है। तो पीएचडी है तो पीएचडी लिखेंगे, फिर और कौन सी है, पूरा डिटेल्स इसका, आपके थीसिस का टाइटल है, सब्जेक्ट है, नेम ऑफ द रिसर्च गाइड है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है, और थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ब्रीफ में यहाँ पर देना है आपका जो थीसिस वर्क था जो आपने पीएचडी में किया उसका डिटेल्स है यहाँ पर। इसके बाद आता है टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च, मतलब जिसपे आप एनपीडीएफ लेना चाहते हैं उसका आपको यहाँ टाइटल देना है, फिर उसका आपको एरिया देना है कि आप लाइफ साइंस में करना चाहते हैं, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में किस में है वो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर एरियाज आते हैं, आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसके एरिया के हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपके प्रोजेक्ट की समरी है, कीवर्ड्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, आउटकम है, ये सब आपको यहाँ पर डालने हैं। फिर आपको अपने गाइड के डिटेल्स डालने हैं, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट के डिटेल्स डालने हैं, और फिर डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको कास्ट प्रूफ डालना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, फिर आपको क्वालिफाइंग डिग्री मतलब पीएचडी है वो डालना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर है, फिर एंडोर्समेंट है, और आपके जो इम्पोर्टेंट या बेस्ट 2 पब्लिकेशंस है उनका कंप्लीट पेपर यहाँ आपको डालना है। फिर यहाँ हमको 2 रेफरेंस डालने होते हैं, रेफरेंस 1 एंड रेफरेंस 2। ओके, तो ये यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जनरली हम ऐसे पर्सन का नाम डालें जो हमको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जनरली एक तो हम अपने गाइड का डाल सकते हैं, और एक अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में है जहाँ आप जा रहे हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो जिनके अंडर में आप करना चाहते हैं उनका एक डाल सकते हैं। तो एक मतलब आपके पीएचडी का सुपरवाइजर होना जरूरी है,
और दूसरे आप अपने किसी भी नोन सीनियर का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर आप एक बार प्रीव्यू यहाँ पर प्रीव्यू करके देख लीजिए, उसमें आपको पूरा दिख जाएगा और लास्ट में आप उसको सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर आप उसको चाहें तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं पीडीएफ को। तो इस तरीके से आपका ये प्रपोजल सबमिट हो गया, और एक बार सबमिट होने के बाद उसमें करेक्शन नहीं होगा, इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से देख करके ही सबमिट करें। और इस तरीके से यहाँ पर फिर आपको एक रेफरेंस नंबर, टाइटल, स्कीम, ब्रॉड एरिया, जैसे यहाँ देखिए कितने सारे एरियाज है, केमिकल साइंस है, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, आप डिफरेंट जो आपका एरिया है उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये हो गया ये। सो थैंक यू सो मच। होप आप समझ गए होंगे कि आपको एनपीडीएफ किस तरीके से अप्लाई करना है। स्टे कनेक्टेड विद अस।